हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया अगेन मेरे इस प्यारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी स्टडी और जो है बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, जहां पर हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट जो लेक्चर था जहां पर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वो जीन थेरेपी के बारे में देखा था, जहां पर हमने एडीए जीन के फंक्शन और एडीए जीन के क्या जो है वो बॉडी में अब्सेंस होने से क्या डेफिशिएंसी होती है और उसका कैसे रिप्लेसमेंट हम करवा सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने जो है डिस्कस किया था। आज जो है हम मेडिसिन की फील्ड में हमारे हेल्थ से रिलेटेड अगेन एक एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है, किस तरह से हम किसी बीमारी किसी डिसीज के बारे में अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। यदि किसी डिसीज का अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अर्ली डिटेक्शन किया जाए, तो हम कई तरह से उसका ट्रीटमेंट जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं और उसके कारण होने वाली बॉडी पर इफेक्ट जो हो सकता है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, किस तरह से किया जाता है, क्या एप्लीकेशंस है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले नाम से ही समझ में आ रहा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब हम मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं। यहां पर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो रहा है कि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म का मतलब जो कंपोनेंट होता है, जो डिसीज कॉजिंग एजेंट होता है, उसका कंपोनेंट जो होता है वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है। तो हम इन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और इन्हीं का हम पता लगा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब हम सिंपल सी बात करें तो डिसीज कॉज करने वाले एजेंट की बॉडी में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके कारण वो बीमारी हो रही है, या वो पैथोजन जो है उसका कौन सा कंपोनेंट है जिसके कारण डिसीज हो रहा है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कराना क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहला रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से पता क्या चलेगा कि इससे ये पता चलेगा कि यदि कोई डिसीज हो रही है उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए। अर्ली डिटेक्शन का मतलब बीमारी होने से पहले ही हमको पता चल जाए तो उसका क्योर कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट सर्च कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि मॉलिक्यूलर जो डायग्नोसिस है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है वो क्या हेल्प कर रहा है, इन अर्ली डिटेक्शन। इन अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहा है कि हम पहले से ही उसको क्या कर सकते हैं, उसका अर्ली डिटेक्शन कर ले किसी डिसीज का या उस पैथोजन का जिसके कारण हमको बीमारी होने वाली है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है वो क्या है, एक तरह की टेक्निक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है, एक तरह की टेक्निक है जिसका उपयोग, जिसका यूज जो है वो डिटेक्ट और मेजर करने के लिए किया जाता है। और मैंने आपको अभी बताया कि इस टेक्निक का यूज हम क्या मेजर, क्या डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, मॉलिक्यूल्स का, जिसके कारण वो बीमारी हो रही है। तो कुल मिला के ये टेक्निक जो है क्या डिटेक्ट करती है, क्या मेजर करती है, वो करती है बायोमॉलिक्यूल्स। किनको डिटेक्ट करती है? बायोमॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करती है। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स आपको पता हो गया, ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो सकता है, किसी पैथोजन के अंदर, किसी वायरस के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं। तो ये हो सकता है डीएनए हो सकता है, ये डीएनए हो सकता है, या ये आरएनए हो सकता है, या ये प्रोटीन भी हो सकता है जिसके कारण कोई ना कोई डिसीज क्रिएट होती है। तो कुल मिला के मॉलिक्यूलर जो डायग्नोसिस है, हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ डिसीज एंड बायोमॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, एंड हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहां हमको ये बात पता चली कि एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, जिसके कारण जो है वो मेन जो डिसीज कॉजिंग एजेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर जो पैथोफिजियोलॉजी है, ये पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जनरली आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में भी देखे होंगे। जब कोई जो अपनी फैमिली का जो मेंबर है वो यदि किसी डिसीज से अफेक्टेड है या कोई बॉडी के अंदर सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, सिम्टम्स के बेस पर हम डॉक्टर से सजेशन लेते हैं और डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग पैथोलॉजी करवाते हैं, उसका डायग्नोसिस करवाते हैं और फिर देन उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो लेकिन ये कब करवाते हैं, जब डिसीज हो चुकी है और डिसीज के कारण क्या हो चुका है, सिम्टम्स डेवलप हुआ है। मतलब कुल मिला के कोई ना कोई पैथोजन था जो हमारी बॉडी में इंटर कर चुका है, उसने अपना नंबर बढ़ा लिया और अपना सिम्टम डेवलप कर लिया, और सिम्टम्स के बेस पर हम क्या करते हैं, फिर डिटेक्शन करते हैं। तो कुल मिला के पैथोफिजियोलॉजी
पैथो का मतलब यहाँ पैथोजन से है, जिसने बीमारी की है, और उसकी क्या कर रहे हैं, फिजियोलॉजी की हम स्टडी कर रहे हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है एक्चुअल में, इट इज यूजुअली डिटेक्टेड ओनली आफ्टर द स्टार्ट प्रोड्यूसिंग डिसीज सिम्टम्स। जब किसी ऑर्गेनिज्म ने, किसी पैथोजन ने डिसीज के सिम्टम्स क्या कर दिए हैं, प्रोड्यूस कर दिए हैं बॉडी के अंदर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो जनरली पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, बीमारी होने के बाद जो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करना। तो सिम्टम्स अपेयर होगा, सिम्टम्स क्या होगा, अपेयर होगा। सिम्टम्स अपेयर हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है उसका नंबर या कैथोजन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो चुका है, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर ज्यादा हो चुका है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि यदि किसी बीमारी का हम पे असर हुआ है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई डिसीज है और उसके सिम्टम डेवलप हो गए, इसका मतलब उस बीमारी को कॉज करने वाला पैथोजन या बैक्टीरिया जो है वो क्या हो चुका है, अपना नंबर बढ़ा चुका है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर दूसरा मतलब डायग्नोसिस का मतलब क्या होगा, डायग्नोसिस का मतलब सिंपल सी बात है, डायग्नोसिस क्या है, एक प्रोसेस है, एक क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसका, नेचर का, और किसके नेचर का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, जो डिसीज कॉज कर रहा है। अब ये डिसीज कॉज करने वाला कौन है, पैथोजन है, माइक्रोब्स है, इनका हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उनके नेचर का, कि वो किस तरह से बीमारी करते हैं और वो क्या किस तरह के सिम्टम डेवलप करते हैं। तो कुल मिला के ये हमको पता कब चलेगा, जब हम पेशेंट्स की क्या करेंगे, हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बीमारी कब से चल रही है, क्या जेनेटिकल तो नहीं है, या इसके फैमिलिकल बैकग्राउंड में कोई ये डिसीज कब से कितने टाइम से जो है कंटिन्यू हो रही है। देन उसकी बॉडी से हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, हो सकता है ब्लड का टेस्ट करवाए, हो सकता है यूरिन टेस्ट करवाए, या अदर सैंपल भी हो सकते हैं जिससे हम एग्जामिन कर सकते हैं। और दूसरा, उसी सैंपल से हम क्या करवाएंगे, फिर लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे और रिपोर्ट देखेंगे, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी की रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं क्या बता रहा हूं, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताया, जो अर्ली हम नॉर्मली हम हमारे डेली रूटीन में हम यूज करते हैं इस टेक्निक को, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। हम डिटेक्शन किसका चाहते हैं, जो बीमारी हो रही है उसका अर्ली डिटेक्शन कर पाए। तो डिटेक्शन मैं आप क्या बता रहा हूं कि जो मेथड है डायग्नोसिस की वो दो टाइप से होते हैं, होता ट्रेडिशनल होती है और एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होती है। कुल मिला के दो तरह के मेथड है जिससे आप बीमारी का पता कर सकते हो। पहला है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल प्रोसेस क्या है, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनल मेथड स्लो मेथड है। स्लो मेथड का मतलब क्या हुआ कि बीमारी होने के बाद, जैसे मान लो किसी पर्सन को कोई डिसीज हुई, सिम्टम डेवलप हुए, और सिम्टम डेवलप होने के बाद हमने क्या यूज किया, ट्रेडिशनल मेथड यूज किया। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, हो सकता है हमने कल्चर करवाया, क्या करवाया, लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करवाया। अब ये कल्चर का मीनिंग क्या है, कल्चर का मीनिंग ये है कि आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन हुआ है वो हो सकता है कि बॉडी के किसी पार्ट का या प्रोडक्ट का हो सकता है, उसका थोड़ा सा पार्ट लेकर आर्टिफिशियल लेबोरेटरी के अंदर, मीडियम के अंदर ग्रो करवाया जाए, और उसका देखा जाए कि पैथोजन किस तरह का इन्फेक्शन है, कौन सा पैथोजन है, उसकी क्या मॉर्फोलॉजी है, ये सब स्टडी की जाती है। दूसरा, हो सकता है ब्लड एनालिसिस किया जाए, हो सकता है ब्लड का एनालिसिस किया जाए, हो सकता है यूरिन का डिटेक्शन किया जाए, यूरिन एनालिसिस किया जाए, ये हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है यूरिन का, इसके अलावा ब्लड हो सकता है, इसके अलावा कल्चर हो सकता है। तो ये सब जनरली क्या होता है, ये ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आता है। और ट्रेडिशनल मेथड में जैसे मान लो कोई पेशेंट ने अपना यूरिन टेस्ट करवाया या ब्लड का एनालिसिस करवाया, कल्चर करवाया, तो इन प्रोसेस में लगता है टाइम, और टाइम जब कंज्यूम होता है, हो सकता है कि उस समय वो पेशेंट और ज्यादा वीक हो जाए, उसके अंदर वो जो डिसीज का करने वाला पैथोजन है उसका अमाउंट, उसका नंबर या उसका कंसंट्रेशन जो हो सकता है वो ज्यादा हो जाए। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मेथड की बात करते हैं, और हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर मेथड में क्या देखेंगे, हम आरडीएनए की बात कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूलर मेथड कैसी होती है, मॉलिक्यूलर मेथड जो होती है फास्ट होती है, और एट ए टाइम हम किसी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं कि ये डिसीज जो है पर्टिकुलर किस कारण से हो गई। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ट्रेडिशनल मेथड स्लो होती है, कल्चर करना,
ब्लड एनालिसिस करना, यूरिन एनालिसिस करना, ये सब किसके इंक्लूडिंग आता है? ट्रेडिशनल मेथड के आता है। दूसरी बात करें मॉलिक्यूलर की, मॉलिक्यूलर में हम आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या हम किसकी बात करते हैं? आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ यहां पर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इसके अलावा हम किसकी बात करेंगे? जो कि आप पढ़ चुके हैं पीसीआर के बारे में, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। और थर्ड मेथड होती है एलाइजा की बात करते हैं, जिसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो इसका फुल फॉर्म है। तो तीन तरह की मॉलिक्यूलर मेथड्स है। कौन कौन सी है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरी मेथड है पीसीआर, और तीसरी मेथड है एलाइजा। इन तरीके से हम इन मेथड का यूटिलाइज करके हम मॉलिक्यूल का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो ट्रेडिशनल में थोड़ा आपको क्या पे अटेंशन करना है। ट्रेडिशनल मेथड स्लो होती है, जिसमें कल्चर, ब्लड एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस की जाती है। तो देखिए, इनमें सब में क्या किया जाता है? ब्लड के अंदर यूरिन की बात करो तो सिंगल सा जो एनालाइट्स होता है ब्लड के अंदर की बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर आप ब्लड निकालकर क्या चेक करते हैं? उसमें आप ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि एक डायबिटिक पेशेंट की ब्लड में आप क्या चेक करते हैं? ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। तो वैसे वैसे जो ट्रेडिशनल मेथड होती है उसमें हम सिंगल एनालाइट को स्टडी करते हैं। वो सिंगल एनालाइट कौन हो सकता है? जैसे डायबिटीज पेशेंट के लिए ग्लूकोज होगा, हो सकता है कोई अमीनो एसिड जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है घट गया है, बढ़ गया है। तो इस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर सिंगल एनालाइट का क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल है। लेकिन यहां पर मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी है जिसका हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है, किस तरह से हम जो ट्रेडिशनल है, जो कन्वेंशनल मेथड है उसको, और हमारा जो मॉलिक्यूलर जो मेथड है उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक के कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड की। तो ट्रेडिशनल मेथड आपको समझ में आ गया कि डिसीज आर कॉज बाय माइक्रोब्स और पैथोजन। ये आपको पता है कि कोई ना कोई बीमारी का मेन कारण क्या होता है? कोई माइक्रोब्स होता है, पैथोजन होता है। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, या कोई अदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो डिसीज कॉज कर रहा है। चलिए, डिसीज कॉजिंग एजेंट, जो बीमारी करने वाला एजेंट है उसको हम हमेशा क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जो जो डिसीज कॉज करता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। ये आपको पता है, एंटीजन कहते हैं। और जैसे ही कोई एंटीजन, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है उसमें हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। तो सिंपल सी बात क्या हो रही है कि ऐसा जो डिसीज कॉजिंग एजेंट जो होता है उसको हम एंटीजन कहते हैं, और एंटीजन के कारण हमारी बॉडी में क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीबॉडी आर दी मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडी क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं विच कैच, क्या करती है? कैच एंड एड इन द किलिंग ऑफ एंटीजन, जो एंटीजन को क्या करेगा? किल करेगा। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया। तो एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीजन को किल करता है। इसके लिए आपको समझ में आ गया होगा कि यूरिन का जो है, यूरिन का जो है वो रिपोर्ट लिया जाता है, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, या ब्लड का टेस्ट करवाया जाता है कि यूरिन या ब्लड में किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है? इन्फेक्शन है। कुल मिला के ऐसी कई सारी मेथड है जिसमें हम यूरिन का यूज करते हैं चेक करने के लिए, ब्लड का यूज करते हैं, सीरम का यूटिलाइज करते हैं ताकि उनको कलेक्ट करके उनका टेस्ट लगाया जाए, डायग्नोसिस किया जाए। तो ये सभी जो प्रोसेस है ये किसके इंक्लूडिंग आएगा? ये आएगा हमारी ट्रेडिशनल मेथड, जिनको हम कन्वेंशनल मेथड भी कहते हैं, जो नॉर्मली आज हर पैथोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर ये परफॉर्म की जाती है। लेकिन स्पेशल की बात करेंगे तो हम ट्रेडिशनल के अलावा किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करेंगे। चलिए, तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो ट्रेडिशनल जो मेथड होती है उसी को हम कन्वेंशनल मेथड भी कहते हैं, जिससे आप डिसीज का क्या कर सकते हो या करते हो? डायग्नोसिस करते हो। सो बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ सिंगल एनालिट्स, मैंने आपको क्या बताया? सिंगल जो एनालिट्स होता है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं हम? स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया सिंगल एनालिट्स कौन सकता है? ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है। क्या हो सकता है? अमाइनो एसिड हो सकता है। अमाइनो एसिड के अलावा क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो सिंगल अमाइनो एसिड हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो ऐसे कई सारे सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके कारण कोई ना कोई डिसीज क्रिएट होती है। चले, इन दिस मेथड अर्ली डिटेक्शन इज
नॉट पॉसिबल। क्या मैं बात कर रहा हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड की। देखिए ट्रेडिशनल मेथड मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि इसमें सिम्टम्स के बेस पर आइडेंटिफिकेशन होता है। जब बीमारी हो गई और उसके सिम्टम्स डेवलप हो गए, तो सिम्टम डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सिम्टम्स का डेवलप तब होते हैं जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में ज्यादा नंबर बढ़ा चुका है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो चुका है, तब जाके सिम्टम्स डेवलप होते हैं और उसी के बेस पर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड में हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, आपको ये याद रखना है। और इसकी सिंपल सी मेथड कौन होगी, ब्लड का एनालिसिस करो, आप सीरस का जो सीरम है उसका एनालिसिस करो, या आप हो सकता है यूरिन का एनालिसिस कर दे, और इस तरह से हम जो है ट्रेडिशनल मेथड का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको यहां तक की कंसेप्ट समझ में आए। किस तरह से परफॉर्म किया जाता है ये आपको पता है। आप किसी भी पैथोलॉजी या डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले डॉक्टर जो है वो उनका ट्रीटमेंट क्या तरीका होता है, वो सिम्टम्स देखते हैं, साइन देखते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम डेवलप हुए हैं, किस तरह के लक्षण जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसी के बेस पर वो पैथोलॉजी करवाते हैं, पैथोफिजियोलॉजी करवाते हैं कि किस तरह से हम कौन सा पैथोजन है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यदि दिख जाए तो हम उनका क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं, और फिर देन उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो कुल मिला के सिम्टम्स को देखना, फिर उसका पैथोलॉजी करवाना, देन उसके बाद उसका डायग्नोसिस करवाना कि किस मेजर कारण से हुई है, और देन उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। और इसके लिए हम यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल, सीरम सैंपल, इन सब का यूटिलाइज करते हैं। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया। और ये एक तरीका है जिससे आप एक डेली रूटीन, हमारी लाइफ, डेली लाइफ में जो ट्रेडिशनल मेथड का क्या यूटिलाइजेशन है, ये हमको चेकअप से हमको पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन कई सारी ऐसी डिसीज है जो बहुत खतरनाक होता है, हमारे लिए घातक हो सकती है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे कैंसर की बात करूं, कैंसर हमको पहले ही पता चल जाए तो उसका हम डिटेक्शन कर लें तो उसका क्योर कर सकते हैं, उसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो आई होप यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए मॉलिक्यूलर मेथड की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं डिसीज का, और ये होना भी बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए कोविड में आपने देखा कि कोरोना का यदि अर्ली डिटेक्शन नहीं होता पीसीआर के थ्रू, आरटी-पीसीआर का नाम सुना होगा आपने, कोरोना में यदि आरटी-पीसीआर नहीं करवाया जाता तो एट ए टाइम आप बता ही नहीं सकते थे कि किसी डिसीज को वायरल इन्फेक्शन, किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं है। तो एट ए टाइम पता चलने से हम उसका परमानेंट या टेम्पररी सॉल्यूशन सर्च कर सकते हैं, या उसका ट्रीटमेंट अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन यदि अर्ली डिटेक्शन ना हो तो वो हो सकता है उसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उस पर हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात बताई। दूसरी बात मैंने आपको बताया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, जिसको हम शॉर्टकट में एलाइजा कहते हैं, और पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। तो इन सभी के बारे में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं पीसीआर का यूटिलाइजेशन क्या होता है, यूज क्या होता है। अब ये एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट क्या होता है, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेजर ये 3 टेक्निक्स हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की टेक्निक्स हैं, जिसमें हम डिसीज का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। तो कुल मिला के इनका फायदा क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, डिटेक्ट डिसीज एट द अर्ली स्टेज, हम बीमारी के पहले ही उसका पता कर लें। दूसरा, हेल्प इन क्विक एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अच्छी तरीके से हम उसका इलाज कर सकते हैं, उस बीमारी का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट, सेंसिटिव के साथ साथ वो एक्यूरेट देन ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में से ज्यादा क्या होती है, एक्यूरेट होती है, और सही रिजल्ट का जो है वो सही रिजल्ट का जानकारी यदि हमको मिल जाए तो उसका प्रॉपर तरीके से हम क्योर कर सकते हैं। तो आई होप ये जो ट्रेडिशनल मेथड के अलावा जो हमारी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाली मेथड है ये आपको समझ में आई होगी, और इनमें आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। तो देखिए जनरली जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की जो मेथड होती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो होता है, जिसमें हम बीमारी का अर्ली डिटेक्शन करते हैं, वो किसके बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ,
अब वो बीमारी करने वाला किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, आरएनए है, या हो सकता है वो कोई प्रोटीन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपने आरटीपीसीआर, जैसे कोविड के अंदर कोरोना किस कारण से हुआ था? आरएनए के कारण से हुआ था, मतलब वायरस के कारण हुआ था। तो ऐसे ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें कोई जीनोम डीएनए है, कोई जीनोम आरएनए है, और किसी में कोई जीनोम प्रोटीन है। जीनोम की बात नहीं करूं, मतलब कोई प्रोटीन पार्टिकल है जो इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे एचआईवी के अंदर आरएनए होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड कौन सा? न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए भी होता है, न्यूक्लिक एसिड तो आरएनए भी होता है। तो इन न्यूक्लिक एसिड का हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्शन कर सकते हैं। और न्यूक्लिक एसिड का डिटेक्शन करना है तो पीसीआर सबसे बेस्ट है, और ऑटो रेडियोग्राफी भी सबसे बेस्ट है। तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन करना है और जिसके कारण बीमारी हुई है, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है न्यूक्लिक एसिड को डिटरमाइन करने का, वो है पीसीआर, और दूसरा है ऑटो रेडियोग्राफी। लेकिन किसी बीमारी का मेन कारण क्या हो सकता है? प्रोटीन भी हो सकता है। तो प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है? एलाइजा नाम की जो टेस्ट है वो यूज की जाती है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। ये लिखा हुआ है एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, जिसको एलाइजा कहते हैं। तो क्या आपको ये तीनों टेक्निक समझ में आई? और यहां से आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस टेक्निक की हेल्प से हम किस बायोमॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पीसीआर की। पीसीआर को ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, और कंप्लीट डिटेल में स्टडी बताया है कि पीसीआर क्या है, पीसीआर की क्या स्टेप्स होती है, और पीसीआर में क्या क्या जो रिक्वायरमेंट होती है वो यूटिलाइज होती है, और किस तरह से ये टेक्निक किस तरह से जीन का एम्प्लीफिकेशन करवाती है। लेकिन फिर भी मैं छोटा सा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जिसका यूज हम क्या करते हैं? डिटेक्शन के लिए करते हैं। तो पीसीआर हेल्प इन डिटेक्शन वेरी लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन में लो कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात है कि यदि कोई माइक्रोब्स जो है वो कम अमाउंट में है, कम नंबर में है, हमारी बॉडी में यदि इन्फेक्शन हुआ है, और यदि वो इन्फेक्शन करने वाला एजेंट कम नंबर में है, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक वो नंबर नहीं बढ़ाता। लेकिन यदि वो नंबर बढ़ा दिया तो हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम डेवलप कर देगा। तो मैं चाहता हूं कि वो वायरस या कोई बैक्टीरिया उसका नंबर कम हो, और मैं उस कम नंबर को ही आइडेंटिफाई कर लूं। तो सबसे बेस्ट टेक्निक है पीसीआर। तो पीसीआर में आपको पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जिसमें हम किसी डीएनए का, किसी जीन का मल्टीपल कॉपीज बनाकर उसका डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि वो डिटर्मिनेशन हो जाए तो हम उसका अर्ली ट्रीटमेंट कर ले। तो पीसीआर क्या करती है? डिटेक्ट करती है वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, और किसकी बात कर रहे हैं हम? वायरस की। तो वायरस का, बैक्टीरिया का कम से कम यदि अमाउंट है, और सिम्टम्स होने वाले के पहले ही हम उसको क्या कर ले? आइडेंटिफाई कर दे। तो इट कंप्राइज द मेथड ऑफ डिटेक्ट एंड मेजर द प्रेजेंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एक डीएनए का सेगमेंट होता है जिसका हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? मल्टीपल कॉपीज बनवाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। एसोसिएट विथ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन और डिसीज। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास डीएनए होगा जिसको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है ये डीएनए किसी बैक्टीरिया का हो सकता है किसी वायरस का हो। फिर हमको क्या लगने वाला है? हमको न्यूक्लियोटाइड लगने वाले हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से ही हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को सिंथेसाइज करेंगे। इसके अलावा हमको क्या लगने वाले हैं? प्राइमर्स लगने वाले हैं, और इसके अलावा हमको एंजाइम्स का यूज होगा। तो ये भी आपको पता हो गया। तो ये हमारा डीएनए है, ये डीएनए है, या मैं बोल सकता हूं ये हमारा जीन है जिसको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है? डीएनटीपीज है। डीएनटीपीज है। डीएनटीपीज मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, जो आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मेरा पीसीआर वाला लेक्चर आपको देखने की जरूरत है। चलिए, दूसरा इसकी बात करें हम प्राइमर्स की। प्राइमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट आरएनए या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनको सिंथेसाइज किया जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के बेस पर बनाया जाता है। और स्पेशली पीसीआर के अंदर टेक डीएनए
पॉलीमरेज नाम के एंजाइम का यूज किया जाता है, जो थर्मोस्टेबल होता है, जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। तो यदि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो ये पीसीआर की जो मशीन है, इस पीसीआर की मशीन में 3 स्टेप्स फॉलो होती है। पहला होता है डीनेचुरेशन। पहला कौन सा स्टेप होगा? डीनेचुरेशन होगा। दूसरा एनिलिंग होगी और तीसरा एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन करना, डीएनए को अलग करना, फिर प्राइमर्स को जोड़ना, एनिलिंग कहलाता है, और टेक डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से उसका एक्सटेंशन करना, पॉलीमराइज करना, ये पीसीआर के स्टेप होती है। और पीसीआर के लास्ट में कुछ साइकिल के बाद हमको मल्टीपल कॉपीज मिलेगी, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उन बड़े हुए अमाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पीसीआर का टारगेट है। तो पीसीआर पीसीआर भी दो तरह से होती है, जिसमें एक नॉर्मल पीसीआर, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल पीसीआर, जिसकी हेल्प से हम डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन आपने कोविड में आरटी-पीसीआर के बारे में सुना होगा। एक आरटी-पीसीआर एक ऐसी टेक्निक हो गई जिसके थ्रू हम आरएनए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब आप डीएनए को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नॉर्मल पीसीआर का यूज करते हैं। और आरटी-पीसीआर का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, आरएनए को डिटरमाइन करने के लिए आरटी-पीसीआर यूटिलाइज किया जाता है। तो ये भी सब किसके अंदर आ रहा है? मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के अंदर आ रहा है, मॉलिक्यूलर मेथड के अंदर आ रहा है, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पीसीआर करता क्या है? जैसे सपोज ये डीएनए है और डीएनए में ये जीन जो है वो क्या हो चुका है? म्यूटेट हो चुका है। तो पीसीआर क्या करेगा? पीसीआर में क्या चलेगा? पहला साइकिल 1 चलेगा, और इस साइकिल 1 में क्या होगा? ये 2 कॉपी बनेगी। देन उसके बाद क्या चलेगा? साइकिल 2 चलेगा, और साइकिल 2 में 2 से 4 कॉपी बन जाएगी। आप देख रहे हैं 1 2 3 4। और साइकिल 3 में क्या होगा? साइकिल 3 में इससे 4 से 8 कॉपी बन जाएगी। और इस तरह से हम पीसीआर का 30 साइकिल चलाए तो हमको मिलियंस में कॉपी का जो है नंबर मिल सकता है। तो देखिए कि आपको क्या समझ में आया। एक डीएनए से, एक जीन से आपने 2 बनाए, 2 से 4 बनवा लिए, और 4 से 8 बना लिए। तो आप समझ रहे हैं कि आप एक डीएनए की कॉपी बनाकर आप किसी बीमारी के जो सिम्टम्स जो डेवलप होंगे उसके पहले ही आपने उस डीएनए की कॉपी बनाकर आपने पता कर लिया कि ये डीएनए है और ये इसका इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन उसके सिम्टम्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं, उसके पहले ही हम क्या कर सकते हैं? उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये पीसीआर की क्वालिटी है। दूसरा, पीसीआर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पीसीआर की हेल्प से हम कैंसर का और जेनेटिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उनका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कैसे करेगा? तो सिंपल सी आपको बात पता होना चाहिए। देखिए ये क्या है? ये क्रोमोसोम है। कैसे क्रोमोसोम है? नॉर्मल क्रोमोसोम है। नॉर्मल क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि इनमें जो डीएनए है उनमें किसी भी टाइप का डिलीशन नहीं हुआ है, नहीं म्यूटेशन हुआ है। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि कोई ना कोई केमिकल एजेंट हो, या आप स्मोकिंग कर रहे हो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? यहां स्मोकिंग की बात कर रहा हूं। लेकिन कोई ना कोई ऐसा केमिकल होगा, कोई ना कोई ऐसा एजेंट होगा जिसके कारण हमारे क्रोमोसोम के अंदर हम जो डीएनए है उस डीएनए में क्या हो जाता है? चेंजेस हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो डीएनए है उस डीएनए में क्या हो चुका है? म्यूटेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? म्यूटेशन हो चुका है। तो ये डीएनए में क्या हो चुका है? म्यूटेशन हो चुका है। और म्यूटेशन के कारण उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो म्यूटेटेड वाले हैं। और इस तरह से हम क्रोमोसोम के जो क्रोमोसोम है यदि उनमें म्यूटेशन हुआ है, उनके डीएनए में म्यूटेशन हुआ है, तो हम पीसीआर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए कि ये म्यूटेशन जो है किसके कारण से हुआ है, ये म्यूटेशन जो है किसके कारण से हुआ है, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो कैंसर कैन बी कॉज बाय कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं जिनके कारण कैंसर होता है, उन एजेंट को क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस बोलते हैं। कार्सिनोजेंस क्या है? ऐसे एजेंट जिनके कारण कैंसर डेवलप होता है। ये कैंसर डेवलप करने वाले एजेंट फिजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल में हम किसकी बात करें? हम यूवी लाइट की बात करें। यूवी लाइट की बात करें, फिजिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। हो सकता है
केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, कई सारे केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं या स्मोकिंग होते हैं, जिसमें कई सारे ऐसे केमिकल्स का यूटिलाइज किया जाता है जिसके कारण हमारी बॉडी में जो डीएनए है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। और कई बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं, लेकिन अभी अभी हम इनको स्टडी नहीं कर रहे हैं। यदि हम म्यूटेशन की स्टडी करेंगे तब जाके वहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन कैंसर का आप डिटेक्शन पीसीआर से कर सकते हैं। चलिए, अब दिस कैंसर कॉजिंग एजेंट, कौन से कैंसर कॉजिंग एजेंट, यूवी की बात करें, आप स्मोकिंग की बात करें, तो ये क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल जीन है उनको म्यूटेट कर देते हैं। तो दिस कैंसर कॉजिंग एजेंट कैन म्यूटेट नॉर्मल नॉर्मल जीन्स। नॉर्मल जो जीन है उनको क्या कर देंगे, म्यूटेट कर देंगे एंड लीड टू कैंसर, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आई कि एक नॉर्मल जीन है और नॉर्मल जीन के अफेक्शन के कारण, नॉर्मल जीन है इन 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 स्मोकिंग, यूवी रेडिएशन या अदर काइंड ऑफ कार्सिनोजेंस के अफेक्ट के कारण म्यूटेशन हो जाता है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पीसीआर की हेल्प से डायग्नोसिस कर सकते हैं कैंसर का, और उसका क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं म्यूटेशन जीन का, या जिनमें म्यूटेशन हो चुका है। तो इस तरह से हम बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, डीएनए फ्रॉम पेशेंट। यदि मान लो जिसके अंदर म्यूटेशन हुआ है उसका हम डीएनए निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी पेशेंट के अंदर म्यूटेशन हुआ है तो उसका हम डीएनए निकालते। हमने क्या किया, पेशेंट का डीएनए लिया, अफेक्टेड विथ कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर जेनेटिक मतलब उसके डीएनए में कोई चेंज हुआ है और जेनेटिकल डिसऑर्डर है या कैंसर हुआ है, तो उसका हम क्या करेंगे, डीएनए लेंगे और डीएनए की हेल्प से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस किसकी हेल्प से करेंगे, पीसीआर की हेल्प से करेंगे। यदि इफ द डीएनए कंसिस्ट ऑफ म्यूटेटेड जीन, अब यदि डीएनए में म्यूटेटेड जीन है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो चुका है, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, ये आपको समझना है। यदि किसी डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर्ड प्राइमर। इंजीनियर्ड प्राइमर का मतलब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से सिंथेसाइज किया गया, बनाया गया, आर्टिफिशियल बनाया गया प्राइमर का यूज करना पड़ेगा। यदि मान लो किसी व्यक्ति के अंदर कोई म्यूटेशन हो गया है और म्यूटेशन के कारण किसी डीएनए की सीक्वेंस में चेंज हो गया है, तो उस म्यूटेशन हो गए डीएनए का आप क्या करवाएंगे, उस म्यूटेशन जहां पे हुआ है, जिस सीक्वेंस में हुआ है, उस डीएनए का आप क्या करवाएंगे, जेनेटिकली इंजीनियर प्राइमर बनवाएंगे। और ये प्राइमर क्या करेगा, उसी जगह पर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा जहां पर क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। तो कुल मिला के मैं आपको एक क्या बताना चाह रहा हूं कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से यदि आपको किसी बीमारी का पता करना है, कैंसर का डिटेक्शन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमर को डिजाइन करना पड़ेगा, प्राइमर को बनवाना पड़ेगा। प्राइमर वहां पर जाके बाइंड करेगा जहां पर म्यूटेशन हुआ है, जहां म्यूटेशन नहीं हुआ है वहां पर बाइंड नहीं करेगा। मतलब कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि जहां पर म्यूटेशन हुआ है वहां पर ये प्राइमर जाके बाइंड कर जाएगा, और प्राइमर जाके बाइंड किया तो फिर हम पीसीआर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसका मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, ये पूरा क्रोमोसोम है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, म्यूटेशन हो चुका है, यहां पर म्यूटेशन हो चुका है। तो अब क्या होगा, यहां पर जो हमने प्राइमर बनवाया है वो प्राइमर क्या करेगा, वो प्राइमर जो है यहां पर आके बाइंड कर जाएगा, प्राइमर जो है वो यहां के बाइंड कर जाएगा, और प्राइमर बाइंड कर गया तो पीसीआर क्या करेगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज करके देगा, और मल्टीपल कॉपीज करके देगा तो ये जीन है जिसमें म्यूटेशन हुआ है, तो पीसीआर ने मल्टीपल कॉपीज बना के दे दी। क्योंकि क्यों ऐसा किया उसने, क्योंकि उसके पास प्राइमर्स है और प्राइमर्स वहीं जाके बाइंड करता है जहां पर म्यूटेशन हुआ है। लेकिन यदि मान लो कोई जीन है, कोई डीएनए है जिसमें नो म्यूटेशन, ये नॉर्मल जीन है, तो प्राइमर बाइंड नहीं करेगा, नो प्राइमर बाइंड, नो प्राइमर बाइंड इन हेल्दी जीन, जो नॉर्मल डीएनए है उसके अंदर बाइंड नहीं करेगा, तो पीसीआर उसकी कॉपी नहीं कर पाएगी। तो कुल मिला के एक म्यूटेटेड पेशेंट
जिसके डीएनए में चेंज हो गया है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी पीसीआर में, लेकिन जो नॉर्मल जो व्यक्ति है उसके डीएनए में मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा, पीसीआर की हेल्प से आप क्या डिटेक्शन कर सकते हो, एचआईवी। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस है जिसके कारण एड्स होता है, ये आपको पता हो गया होगा, और यहां तक की ये बात आपको कंसेप्ट पता है। वायरस का जो मेन जो जीनोम होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एचआईवी है उसका मेन जीनोम क्या होता है, आरएनए होता है। अब आरएनए जो है एचआईवी वायरस का, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आरएनए वायरस लिया, उस आरएनए वायरस का क्या किया आपने, आइसोलेट किया, और उसको क्या करवाया, लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करवाया। और कल हमने जब जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा था तो जीन थेरेपी में भी हमने सेल को, लिम्फोसाइट सेल को कल्चर करवाया था। मतलब कल्चर का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल लेबोरेटरी कंडीशन में न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको ग्रो करवाना। तो हमने एचआईवी वायरस लिया और उसको आइसोलेट किया और कल्चर कर दिया लेबोरेटरी के अंदर। और क्या होगा लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवाएंगे। तो इसको समझाना है, समझना है, तो कैसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये हमारा एचआईवी वायरस है, और एचआईवी वायरस में क्या होता है, आरएनए होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये एचआईवी वायरस है, एड्स का वायरस है जिसको एचआईवी वायरस कहा। ये एचआईवी वायरस में आरएनए होता है। तो मैंने इस आरएनए को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया एचआईवी का आरएनए वायरस। अब इस आरएनए वायरस से मैं क्या करवाऊंगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाऊंगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यूटिलाइज कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस में हमने देखा था। तो हमने क्या किया, जो आरएनए है, जो एचआईवी वायरस का आरएनए है, उस एचआईवी वायरस के आरएनए से हमने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाया और हमने सीडीएनए बनवा लिया। सीडीएनए का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हमने प्राइमर डिजाइन करवा लिया। क्या करवाया, प्राइमर डिजाइन करवाया। तो हमने क्या किया कि जो एचआईवी वायरस था, उस एचआईवी वायरस से हमने सीडीएनए बनवाया, और सीडीएनए से हमने क्या करवा लिया, स्पेसिफिक एचआईवी प्राइमर्स बना लिया। अब ये प्राइमर क्या करेगा, सिर्फ आरएनए, उस आरएनए से बाइंड करेगा जो एचआईवी का है। एचआईवी के आरएनए से बाइंड कर जाएगा, और ये प्राइमर क्या करेगा, बाइंड करके वहां पर स्पेशली या तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिमिट करेगा, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, या कोई लाइट प्रोड्यूस करेगा तो उसका हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो कुल मिला के पीसीआर की हेल्प से हम आरएनए, आरएनए से बनाए गए सीडीएनए और सीडीएनए से बनाए गए प्राइमर का यूटिलाइज करके हम वायरस का कितना इन्फेक्शन हुआ है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, यदि मान लो कोई पेशेंट है जिसमें ये जीन है, ये वायरस का इन्फेक्शन है, तो ये वायरस क्या करेगा, उसका कॉपी करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम भी क्या कराएंगे, पीसीआर की हेल्प से उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे नंबर बढ़ाकर। तो ये जीन है, इस जीन का हमने साइकिल 1 चलाया, साइकिल 1 में क्या होगा, साइकिल 1 चलाया तो 2 कॉपी बन गई। साइकिल 2 में क्या होगा, साइकिल 2 में 4 कॉपी बन जाएगी। साइकिल 3 में क्या होगा, 8 कॉपियां बन जाएगी। और इस तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं और इस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के यदि कोई पेशेंट है जो एड्स पॉजिटिव है, यदि मतलब कि यदि मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसमें एड्स का पॉजिटिव सिग्नल आया है, रिपोर्ट जो है वो सिग्नल जो है पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति को एचआईवी हो चुका है। एचआईवी जो पेशेंट हुए उसके अंदर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है, ध्यान रखना, एचआईवी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन देयर डीएनए। ये बात आपको याद रखना है। मतलब जो पेशेंट है उसके डीएनए में कोई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है जिसको हम एचआईवी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कहते हैं, वो प्रेजेंट है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, स्पेशल प्राइमर को डिजाइन करके क्या कर लेंगे, तो द प्राइमर्स बाइंड टू द दिस डीएनए सीक्वेंस। अब हमने जो प्राइमर बनाया है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, ये प्राइमर उस सीक्वेंस पर जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और बाइंड करने के बाद क्या होगा, पीसीआर एक रन करवाएंगे, ये इस तरह से पीसीआर रन करवाएंगे, और पीसीआर उसकी मल्टीपल कॉपीज क्या करके देगा, बना के देगा, मेनी कॉपीज जो है बना के देगा। और इस तरह से हम
कॉपी का नंबर बढ़ा के, डीएनए की कॉपी का नंबर बढ़ा के, जीन की कॉपी का नंबर बढ़ा के हम डिसीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आपको यहां तक का पीसीआर की एप्लीकेशन पता चल गई होगी। तो पीसीआर से हम कैंसर भी पता कर सकते हैं, कैंसर से अलावा वायरल जो एचआईवी जैसे एड्स जैसी बीमारी होती है उनका भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये टेक्निक समझ में आई जिसकी हेल्प से हम अर्ली डायग्नोसिस जो है कर सकते हैं? और यदि कोई इन्फेक्शन हो रहा है और इन्फेक्शन ऐसा हुआ है जिसमें उसका डीएनए, उसका पैथोजन का अमाउंट जो है, नंबर जो है वो कम है और कम नंबर में ही हम उसका डिटेक्शन कर ले, तो बहुत आसान होगा। दूसरी मेथड है हमारे पास ऑटो रेडियोग्राफी। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, रेडियो मतलब रेडिएशन और ग्राफी मतलब इमेज या कोई फोटोग्राफ। तो कुल मिला के ऑटो का मतलब क्या होगा? ऑटो का मतलब होगा सेल्फ। सेल्फ का मतलब यहां खुद ही क्या कर ले, रिकॉर्डिंग कर ले, रिकॉर्ड कर दे, इमेज कर ले जिसमें रेडिएशन जो निकालने की क्षमता हो। तो यहां पर रेडियो का मतलब क्या होगा? रेडियो का मतलब होगा रेडिएशन। रेडियो एक्टिव कंपाउंड क्या करेगा? रेडिएशन रिलीज करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो रेडिएशन क्या होगा? रेडियो एक्टिव कंपाउंड। रेडियो का मतलब या रेडियो एक्टिव कंपाउंड से होता है, तो ये मैं यहां लिख सकता हूं रेडियो एक्टिव कंपाउंड की बात कर रहे हैं या रेडियो एक्टिव डिमिशन की बात कर रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड की बात करते हैं। चल, दूसरा यहां पर ग्राफी का मतलब क्या होगा? ग्राफी का मतलब यहां होगा, किसकी बात करेंगे ग्राफी में? हम इमेज की बात करेंगे या किसी ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे जो इस पूरी टेक्निक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऑटोग्रेटोग्राफी क्या होती है? एक तरह की टेक्निक है जो पीसीआर जैसी है। पीसीआर में हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, तो यहां पर क्या होगा? ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक है जिसका यूज डिटेक्ट एंड लोकेट। अब ये क्या डिटेक्ट करने के लिए, क्या लोकेट करने के लिए ये आइडेंटिफाई किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, ऑटोग्रेटोग्राफी का जो होती है एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं, लोकेट भी कर सकते हैं पर्टिकुलर जीन इन अ सैंपल। हम किसी सैंपल के अंदर पर्टिकुलर जो जीन है वो कहां पर है और किस लोकेशन पर है, ये क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग फोटोग्राफिक फील्ड डिटेक्टर। अब ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर जीन, अब ये पर्टिकुलर जीन को क्या कर सकते हैं हम? इन अ वी कैन डिटेक्ट एंड लोकेट पर्टिकुलर जीन इन अ सैंपल। सैंपल के अंदर वो जीन कहां पर है, यूजिंग दी फोटोग्राफिक फिल्म और डिटेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। अब ये ऑटो रेडियोग्राफी में मेथड में क्या यूज होता है? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का यूज होता है। अब ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होती है? तो हमने जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो वहां पर हमने हर्सेन चेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने प्रोटीन और डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनमें डिफरेंशिएट कैसे किया था, कहां पर P53 मत सॉरी P53 नहीं, P32 और P35, P P P32 और P35 या S35 जो है वो उन्होंने रेडियो एक्टिव कंपाउंड का यूज किया था और डिफरेंशिएट किया था। इस तरह से हम भी क्या कर सकते हैं? इन रेडियो एक्टिव कंपाउंड की हेल्प से, इन रेडियो एक्टिव कंपाउंड की हेल्प से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सपोजिंग देम द एक्सरे फिल्म। और एक्सरे फिल्म में क्या करेगा? डार्क बैंड के साथ हमको स्पॉट देखने को मिलेगा। तो ये इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? रेडियोग्राफी कहते हैं। और कौन सी रेडियोग्राफी कहेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी कहेंगे, जिसमें रेडिएशन के हिसाब से हम क्या करेंगे? एक फिल्म तैयार करेंगे। देखिए ये डीएनए है, ये क्या है? ये डीएनए है। अब इस डीएनए के क्या करवाया मैंने? छोटे छोटे बेंड्स, छोटे छोटे टुकड़े करवाए, बेंड्स करवाए। इसका मतलब हमने क्या यूज किया यहां पर? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया। कौन सा एंजाइम यूज किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस डीएनए के छोटे छोटे क्या बना दिए? फ्रेगमेंट बना दी। ये क्या है? फ्रेगमेंट्स है। अब ये क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स है। फ्रेगमेंट्स किसके हैं? ये डीएनए के हैं। अब इस डीएनए का क्या करवाएंगे? अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। तो ये क्या है? अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या टेक्निक है? तो मैंने डीएनए आइसोलेशन वाली जो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिटेल में स्टडी किया है। तो आपको यदि वो लेक्चर देखा है तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा।
तो हमने जो डीएनए है उस डीएनए पर अप्लाई करवाया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इन डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम डीएनए फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इसका क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। इन फ्रेगमेंट का साइज और चार्ज के बेस पर अलग करना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। अब आपने देखा होगा कि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक जेल बनाया जाता है। इस जेल के अंदर कैथोड होता है जहां पर डीएनए को लोड किया जाता है, और एक एनोड होता है। तो डीएनए कैथोड से किधर की तरफ रन करता है, एनोड की तरफ। मतलब डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज वाला डीएनए कहां पर रन करता है, पॉजिटिव की तरफ रन करता है। और इस तरह से जो छोटा डीएनए होगा वो रन करेगा फास्ट तरीके से और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और दूसरी तरफ जिनका साइज बड़ा होगा और वो क्या रन करेगा, स्लो मूव रन करेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम छोटे डीएनए, बड़े डीएनए और बड़े डीएनए और उससे बड़े डीएनए का हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट है। अब ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट है ये कहां पर है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट ये कहां पर प्रेजेंट है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट ये जेल पर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, जेल के अंदर प्रेजेंट है। जेल मतलब ये अगारोस जेल जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये मैं डीएनए को निकालना चाहूं, इन डीएनए को निकालना चाहूं तो मैं इस जेल से निकाल नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, इस अगार के ऊपर जो हमारा डीएनए है उस डीएनए को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि डिटेक्ट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज की जो मेम्ब्रेन होती है, ये यहां पर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। कहां पर, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पर। ये क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन है, जहां पर हम क्या करेंगे, इस जेल को लोड करेंगे या जेल को इसके ऊपर रखेंगे। तो जो जेल के अंदर जो डीएनए है उस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्राइमर्स। ये सॉरी, प्राइमर नहीं, प्रोब। क्या यूज करेंगे, प्रोब। अब ये प्रोब क्या होता है, प्रोब क्या होता है, प्रोब लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किए गए, आर्टिफिशियल तरह से डिजाइन किए गए डीएनए के, आरएनए के छोटे छोटे शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इनमें रेडियो एक्टिव कंपाउंड को जोड़ दिया जाता है। तो सपोज कीजिए कि ये क्या है, ये प्रोब है, और इस प्रोब में क्या ऐड कर दिया, ये कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड जोड़ दिया। ये भी कोई प्रोब है, इसमें रेडियो एक्टिव कंपाउंड जोड़ दिया। तो ये सब प्रोब है जो बनाए गए हैं, और इनके अंदर ये क्या है, सब ये सब डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, और इन पर क्या जोड़ दिया, एक कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड जोड़ दिया। तो ये जाके जहां डीएनए होगा और वो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कोई डीएनए होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जाके वहां पर जुड़ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ेगा तब जाके डीएनए क्या करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री रेडिएशन रिमूव करेगा, और रेडिएशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होगी वहां पर कोई लाइट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, और कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो प्रोब है, ये प्रोब क्या करेंगे, ये जो डीएनए के सेगमेंट है वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। तो कुल मिला के आपको पता कैसे चलेगा, तो देखिए ये इनको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है कि जो हेल्दी पर्सन होता है, जो हेल्दी पर्सन होता है उसको डीएनए को निकाला, और डीएनए के अकॉर्डिंग उन डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, यदि मान लो यदि ये कोई पर्सन का डीएनए है, ये कोई डीएनए है किसी पर्सन का, और उस डीएनए के अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। तो प्राइमर का जो डिजाइनिंग होता है, प्राइमर का जो डिजाइनिंग होता है वो इस तरह से कर दिया जाता है कि जो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डीएनए है, और ये हमारा क्या है, प्राइमर है। और इस प्राइमर में क्या ऐड कर दिया जाता है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज कर दिया जाता है। तो ये जहां बाइंड करेगा, तो एक हेल्दी पर्सन के डीएनए को हम पता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्राइमर को डिजाइन करते हैं। एक हेल्दी पर्सन जो है, एक अच्छा व्यक्ति जिसके अंदर डीएनए में कोई म्यूटेशन नहीं है, उसके डीएनए को निकालेंगे और फिर उसका प्रोब बनाएंगे, प्राइमर नहीं प्रोब बनाएंगे, और उस प्रोब को अप्लाई करेंगे। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि एक हेल्दी पर्सन यदि होगा, एक अच्छा व्यक्ति है जिसके डीएनए में कोई म्यूटेशन नहीं है, तो ये प्रोब क्या करेंगे, वहां जाके बाइंड कर जाएंगे और डीएनए को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है, मतलब कुल मिला के कि ये अच्छे व्यक्ति का डीएनए है जिसमें म्यूटेशन नहीं है, और उसमें जाके बाइंड कर जाता। मान लो यदि ये डीएनए म्यूटेट हो जाता, तो ये जो प्रोब है ये वहां पर बाइंड नहीं कर पाएंगे, और बाइंड नहीं कर पाएंगे तो ना ही कोई रेडिएशन लिमिट कर पाएंगे। तो कुल मिला के आप ये देख रहे हो,
ये क्या बता रहा है, यहां पर किसी भी टाइप का कलर नहीं दिख रहा है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर कोई कलर दिख रहा है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कोई कलर दिख रहा है। तो इस कलर का मतलब क्या है, इस कलर का मतलब ये है कि यहां पर प्रोब बाइंड कर चुका है। यहां पर प्रोब जो है, ये प्रोब क्या कर चुका है, बाइंड कर चुका है, और जिसके कारण क्या दे रहा है, वो रेडिएशन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। जिसके कारण हमको पता चल गया कि एक हेल्दी पर्सन जो है उसका डीएनए है, हेल्दी डीएनए। लेकिन यदि मान लो डीएनए में कोई म्यूटेशन हो चुका है तो ये प्रोब वहां पर बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करेगा तो कोई किसी तरह का रेडिएशन, जो रेडिएशन है वो इमिट नहीं करेगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक हेल्दी पेशेंट के डीएनए में, जहां पर जो रेडिएशन निकालेगा, और जहां पर रेडिएशन नहीं हो इसका मतलब वहां डीएनए क्या हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, और किस तरह से ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक की हेल्प से हम एक हेल्दी पर्सन के डीएनए और एक म्यूटेटेड, ये म्यूटेटेड है मतलब कैंसर वाला व्यक्ति है जिसके डीएनए में क्या हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है। और यदि म्यूटेशन हो चुका है तो वहां पर ये जो प्रोब है, प्रोब बाइंड नहीं कर पाएंगे, ये प्रोब जो है बाइंड नहीं कर पाएंगे और नहीं रेडिएशन कर पाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति का ये नॉर्मल डीएनए है, एक कोई पर्सन है जिसका ये नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल डीएनए का मतलब नो म्यूटेशन, उसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं है। मान लो आपने प्राइमर डिजाइन किया, ये प्राइमर डिजाइन किया, और ये प्राइमर डिजाइन किया और ये इस डीएनए से बाइंड ही नहीं कर पाया। आपने आपने क्या किया, एक किसी व्यक्ति का डीएनए लिया, और डीएनए लेने के बाद आपने उस पर प्राइमर अप्लाई करवाया, प्राइमर नहीं सॉरी, मैं बार बार प्राइमर को, प्रोब को प्राइमर बोल रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये प्रोब की बात कर रहा हूं। ये प्रोब है जिसको लेबोरेटरी में डिजाइन किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये यहां पर प्रोब है, और ये क्या है, ये कोई ना कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जिसको ऐड कर दिया गया। तो इसको अप्लाई किया, तो ये कंपाउंड जो है हमारा जो प्रोब है वो बाइंड ही नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हुआ ही नहीं। यदि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता तो बाइंड करता, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं हुआ, मतलब दोनों बाइंड नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, दोनों आपस में जुड़ नहीं पाए हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यदि मान लो म्यूटेशन हो गया, डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो गया और आपने प्रोब अप्लाई करवाया, तो डीएनए पर देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैच ही ना हो, और मैच नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। मान लो गलती से म्यूटेशन हो गया है, और म्यूटेशन हो गया और आपने प्रोब अप्लाई किया, तो डीएनए की सीक्वेंस क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब ये प्रोब जो है हमारा, ये प्रोब क्या नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब डीएनए हाइब्रिडाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जिस व्यक्ति का डीएनए लिया है, उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया आपने, और यदि मान लो आपने जो प्रोब बनाया है ये प्रोब उससे मैच कर गया, मतलब हाइब्रिडाइज कर गया, तो ये जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, ये हमारा जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, ये क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, वो रिमूव होके क्या करेगा, रेडिएशन रिमूव करेगा। तो इस तरह से एक अच्छे व्यक्ति का, अच्छा व्यक्ति मतलब मैं उसके नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, उसके डीएनए की बात कर रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका डीएनए नॉर्मल है, नो म्यूटेशन, उसके डीएनए में कोई म्यूटेशन नहीं है, तो उसके डीएनए से, उसके डीएनए की सीक्वेंस से प्रोब बाइंड कर जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कर जाएगा और रेडिएशन को इमिट करेगा। लेकिन जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं है, जिसमें म्यूटेशन हो चुका है, उनमें रेडिएशन इमिट नहीं होगी, क्योंकि ये प्राइमर जो है ये एज इट इज है, और नो बाइंड होने के कारण, ये बाइंड नहीं होने के कारण किसी भी टाइप का रेडिएशन नहीं इमिट कर रहे हैं। तो ऑटो रेडियोग्राफी, प्रोब, ऑटो रेडियोग्राफी में क्या यूटिलाइज किया जा रहा है, प्रोब यूज किया जा रहा है। तो प्रोब क्या है, शॉर्ट डीएनए, या मैं बोल सकता हूं शॉर्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए और आरएनए। आरएनए के शॉर्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए के सिंथेसाइज किए गए
या डीएनए के सिंथेसाइज किए गए शॉर्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड है जिनका यूज हम प्रोब की तरह करते हैं। और ये क्या करते हैं, डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं और वहीं जाके बाइंड करेंगे। हैज सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए, आप जिस डीएनए को आइडेंटिफाई करना चाहते हो उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये प्रोब क्या करेगा, बाइंड करेगा, बाइंड करेगा मतलब हाइब्रिडाइज करेगा विद द मैचिंग डीएनए सीक्वेंस, जिस डीएनए के साथ ये मैच हो जाएगा उसके साथ बाइंड कर जाएगा और बाइंड करके ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये उसी का डीएनए है जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कुल मिला के हेल्दी पर्सन में बाइंड कर जाएगा। तो इसका हम डिटेक्शन कर सकते हैं कि किस में डीएनए म्यूटेट हो चुका है, किस में डीएनए म्यूटेट नहीं हुआ है। तो यूजुअली लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव और फ्लोरोसेंट मार्कर्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि ये कोई प्रोब है तो इस प्रोब में हम क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव या फ्लोरोसेंस मार्कर जो है वो ऐड करते हैं ताकि डीएनए जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसको आसानी से क्या कर लें, आइसोलेट कर ले, देख पाए, उसको टारगेट कर पाए एक फोटोग्राफिक फील्ड के अंदर। सो फॉर द पर्पस डीएनए सैंपल, डीएनए सैंपल हमारा किसकी बात कर रहे हैं, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब ऑटो रेडियोग्राफी के अलावा हम टेस्टिंग पर्पस यदि यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो हमारा जो डीएनए है जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, नॉर्मल व्यक्ति का जो डीएनए है मतलब जिसमें म्यूटेशन नहीं है, वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सैंपल ऑफ डीएनए हेल्दी ऑफ इंडिविजुअल्स इज टेकन और देन क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, वो कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू दी हेल्दी पर्सन, और इसी हेल्दी पर्सन के डीएनए के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा और क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस करके वो हाइब्रिडाइज करेगा, जुड़ जाएगा। और ये प्रोब हाइब्रिडाइज विद द जीओआई, और इस जीओआई जो हमारा डीएनए सैंपल है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके साथ ये जेनेटिकल इंजरी करके बनाया गया रेडियो एक्टिव प्रोब है, ये बाइंड कर जाएगा और एक सिग्नल जो है एक एक्सरे की फिल्म पर क्या करेगा। तो सपोज कीजिए ये एक्सरे की फिल्म है और इस एक्सरे की फिल्म पर क्या करेगा, ये सिग्नल प्रोड्यूस करेगा कि कौन सा डीएनए में कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री हुआ है और किस तरह से ये रेडिएशन इमिट करेगा, ये किस तरह से रेडिएशन इमिट करेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जहां जहां पर बाइंड होगा ये उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब ये हेल्दी पर्सन का डीएनए हुआ, मतलब हेल्दी सैंपल गिव सिग्नल while mutated gene does not produce any signal। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति का डीएनए जो होगा वो सिग्नल देगा और जिसके अंदर कैंसर हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है, उसका डीएनए सिग्नल नहीं देगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए की मतलब इस टेक्निक की हेल्प से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसका किसका, कैंसर का, म्यूटेशन का और किसी इन्फेक्शन का। तो आई होप यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, जहां पर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं और अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको ये टेक्निक समझ में आई? यदि ये टेक्निक है तो हम बेहतरीन तरीके से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और फ्यूचर में कई तरह की ऐसी जो होने वाली बीमारियां हैं उनका हम सही तरह से डायग्नोसिस कर लें तो उनका ट्रीटमेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।